नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आईटीआई सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का निमी असाइनमेंट सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें एक पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ था। आज उसका सेकेंड पार्ट है। ये तृतीय सेमेस्टर का है, थर्ड सेमेस्टर का है। जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर में सीवीटी उनका एग्ज़ाम रिसेंटली होने वाला है, वो स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है। और जो स्टूडेंट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का भी एग्ज़ाम देने वाला है, तो उन स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि इन एग्ज़ामों में इस निमी असाइनमेंट से 100% क्वेश्चन हूबहू मिलते हैं। तो दोस्तों, हम इसके फर्स्ट पार्ट में 20 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे। इसके सेकंड पार्ट में हम 21 से क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित की जाती है? पटलित यानी लेमिनेटेड पत्तियों का प्रयोग एडी धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है ताम्र हानि कम करने के लिए, नहीं। घर्षण हानि कम करने के लिए, नहीं। हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए, नहीं। डी ऑप्शन है भंवर धारा हानि कम करने के लिए। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भंवर धारा हानि कम करने के लिए। यदि एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा तो उसमें मशीन में हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा। इसी हीट को कम करने के लिए एडी करंट लॉस उसके लिए जिम्मेदार होता है, और इस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसमें लेमिनेटेड पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों होता है? ऑप्शन ए है आर्मेचर धारा कम करे, गलत है। ऑप्शन डी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है V बराबर आई ए, यानी आर्मेचर धारा और आर्मेचर रजिस्टेंस, इसी को कम करने के लिए आर्मेचर प्रतिरोध को कम रखा जाता है, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? दोस्तों, यहाँ पे देख लें, जनरेटर का जो रोटेशन होता है वो कैसे होता है और मोटर का रोटेशन कैसे होता है। जनरेटर का जो रोटेशन होता है वो घड़ी की दिशा में होता है, यानी क्लॉकवाइज होता है। यदि मोटर का पूछे तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन जो है जनरेटर से पूछा है। ऑप्शन ए है ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, नहीं। बी जो है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करेगा। जनरेटर में जो रोटेशन होता है, अभी उसका हम एक्सप्लेन किए, उसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए जो है अधिक लोड कनेक्ट करें। ऑप्शन बी कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें। सी जो है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
25 डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होगा, यानी फील्ड जो प्रतिरोध होगा, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है, ढीले ब्रश संयोजन, नहीं। आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, नहीं। सी जो है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, डीसी जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है? उसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में है। फिगर देख लेते हैं। ये आर्मेचर है और यहाँ कह रहा है कि आर्मेचर के समांतर में उसकी फील्ड वाइंडिंग है, यानी ऐसे ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। ये आर्मेचर हो गया, तो आर्मेचर के समांतर में फील्ड वाइंडिंग हो गई और यहाँ सप्लाई हो गया। तो ये जो फिगर ड्रा हुआ ये शंट जनरेटर का हुआ, क्योंकि शंट जनरेटर में आर्मेचर के समांतर में फील्ड वाइंडिंग होती है, तो ये शंट जनरेटर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर सीरीज जनरेटर की बात करता तो सीरीज जनरेटर में ये आर्मेचर हो जाता और आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाती और यहाँ सप्लाई हो जाता, तो ये जो होता फिगर ड्रा हो रहा है ये सीरीज जनरेटर का होता। फिलहाल यहाँ शंट का दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? पोल शू जो है उसका फिगर देख लें, इसका ऐसे ड्राइंग बनती है। पोल शू जो होता है ये पोल है, इसी पर फील्ड वाइंडिंग होती है। इस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर पर गिरने से बचाने का कार्य करता है ये पोल शू। इस फील्ड वाइंडिंग का सपोर्टिंग का काम करता है। उसके बाद फील्ड फ्लक्स को समान रूप से फैलाने का भी काम ये पोल शू करता है, यानी समान रूप से फ्लक्स का वितरण करेगा। यहाँ आर्मेचर हो जाएगा तो इसमें समान रूप से फ्लक्स का वितरण करेगा। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है, एयर गैप को कम करेगा, नहीं। क्षेत्र की ताकत बढ़ाएगा, नहीं। चुंबकीय हानियाँ कम करेगा, नहीं। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है? स्प्लिट रिंग का कार्य जो होता है, अगर स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग का फंक्शन ये होता है कि यदि इसके इनपुट में हम एसी दे रहे हैं तो आउटपुट में हमको एसी ही मिलेगी। अगर यहाँ इनपुट में डीसी दे दिए तो इसके आउटपुट में डीसी ही मिलेगी। यदि कम्यूटेटर की बात आएगी, कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर के यदि इनपुट में हम एसी दे रहे हैं तो आउटपुट में हम डीसी मिलेगा। अगर कम्यूटेटर के इनपुट में डीसी दे रहे हैं तो आउटपुट में एसी मिलेगा। तो यहाँ कार्य जो है, यहाँ कार्य पूछा है कि स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है। स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है, निरंतर वोल्टेज बनाए रखे, नहीं। धारा को एक दिशा में एकत्रित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर यही सही होगा, बी। धारा को एकत्रित करने के लिए एक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ब्रश जो बनता है वह कार्बन प्लस ग्रेफाइट के मिश्रण का बनता है। ऑप्शन जो ए है, स्टील और ग्रेफाइट, नहीं। बी, कार्बन और ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, क्यों डीसी जनरेटर में अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? अवशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण होता है
यदि डीसी जनरेटर को हम लंबे समय तक यूज ना करें, उसको छोड़ दें, तो भी अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। या डीसी जनरेटर की रोटेशन की दिशा लगातार बदलती है, तो भी एक कारण है कि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। और यदि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो पुनः अवशिष्ट चुंबकत्व पाने के लिए उस पे हम डीसी शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर, जिसकी आउटपुट वोल्टेज 250 होती है, उससे इसमें हम सप्लाई देके फिर से एक्साइटेशन पाते हैं। फिलहाल यहाँ जो आंसर पूछ रहा है वो है अवशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण क्या है। ऑप्शन ए है भार में भारी शॉर्ट सर्किट, नहीं। बी जो है बिना लोड के लगातार चलना, नहीं। सी है बिना रुक के लगातार चलना, नहीं। डी है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूर्ण होता है। योक कहिए या इसको बॉडी कहिए या फ्रेम कहिए, एक ही बात हो गई ये। और इसमें पोल बना दिए तो इसमें चुंबकीय सर्किट होगा, वो कैसे कंप्लीट होगा, तो इसमें आ जाएगा आर्मेचर, और आर्मेचर में स्लॉट कटे होंगे और इसमें आ जाएंगी आर्मेचर कॉइल, तो इसी के द्वारा सर्किट कंप्लीट होगा। अब दे रहा है कि ऑप्शन ए है क्षेत्र वाइंडिंग, नहीं। बी जो है आर्मेचर कोर, यानी आर्मेचर कोर से ही सर्किट कंप्लीट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। ऑप्शन जो ए है वह आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 33 क्वेश्चन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए जो जनरेटर का प्रयोग किया जाएगा वो सीरीज जनरेटर होता है, क्योंकि लंबी दूरी में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए सीरीज जनरेटर का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है इसका आंसर जो है सीरीज जनरेटर होता है, लेकिन निमी जो है इस क्वेश्चन का आंसर डी मानता है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ निमी वाला ही आंसर माना जाएगा, क्योंकि निमी से क्वेश्चन जो भी आते हैं वो निमी अपना ही मानता है, तो यहाँ हम इसका आंसर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाना होगा, तो इंसुलेशन प्रतिरोध बेहतर बनाने के लिए जब हम वाइंडिंग, मोटर की वाइंडिंग करते हैं या रीवाइंडिंग करते हैं, तो उसमें हम गर्म हवा भेजते हैं ताकि इसमें नमी दूर हो जाए, तो ताकि इंसुलेशन बेहतर हो। ऑप्शन ए है ब्रश को बार बार बदलना, नहीं। समय समय पर मशीन को गर्म करना, नहीं। नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, नहीं। डी जो है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जाता है। अभी एक क्वेश्चन में हम पीछे इसका एक्सप्लेन किए, पुनः यहाँ बता देते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार के डीसी
शंट जनरेटर डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो जिस जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वह सेल्फ एक्साइटेशन कहलाता है, और जिसमें बाहर से डीसी दी जाती है वो सेपरेटरी एक्साइटेशन होता है, पृथक उत्तेजित जनित्र। यहाँ जो है अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव, यानी इसमें बाहर से डीसी सप्लाई दी जा रही है। तो शंट जनरेटर जो दिया है ऑप्शन ए, ये सेल्फ एक्साइटेशन होता है। सीरीज जनरेटर ये भी सेल्फ एक्साइटेशन होता है। यौगिक जनरेटर ये भी सेल्फ एक्साइटेशन होता है। ये तीनों सेल्फ एक्साइटेशन में आते हैं। अगला जो है डी नंबर ऑप्शन, यहाँ है सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर, मतलब अलग से उत्तेजित जनित्र, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें बाहर से डीसी दी जा रही है, इसीलिए यह सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए आर्क वेल्डिंग हुआ या चाप वेल्डिंग हुआ, इन दोनों के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है शंट जनरेटर, इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। सीरीज जनरेटर, इसका प्रयोग लंबी दूरी में हम भेजा जाता है तो उसमें हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। सी जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो आर्क वेल्डिंग और चाप वेल्डिंग इन दोनों में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की क्या विशेषता होती है? डीसी मशीन में बाइंडिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो होती है लैप बाइंडिंग और एक जो होती है वेव बाइंडिंग। वेव को ही तरंग बाइंडिंग भी कहते हैं और लैप को, ये लैप बाइंडिंग हो जाएगी। अब इसमें जो है लैप बाइंडिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो लैप बाइंडिंग का प्रयोग करंट उच्च और वोल्टेज लो। वेव बाइंडिंग का प्रयोग वोल्टेज हाई करंट लो। जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पे तरंग बाइंडिंग का कहा है, यानी इंग्लिश साइड में देखेंगे तो वेव बाइंडिंग लिखा है, तो वेव बाइंडिंग में वोल्टेज जो होगा ज़्यादा होगा और करंट जो होगी कम होनी चाहिए, ये कंडीशन होता है वेव बाइंडिंग के लिए। ऑप्शन ए है कम धारा कम वोल्टेज, गलत है। बी उच्च धारा कम वोल्टेज, ये भी गलत है। सी जो है कम धारा उच्च वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? यहाँ फिगर ड्रा है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये बाइंडिंग है और इसका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी प्रतिरोध लगा है। तो इसी प्रतिरोध का क्या कार्य है पूछ रहा है। इस प्रतिरोध का क्या है? ऑप्शन ए जो है नियत वोल्टेज बनाए रखे, नहीं। बी जो है शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, ये भी नहीं होगा। स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है वह धारा दिशा का आसानी से पलटना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्या होता है? ठोस पोल शू, यानी ठोस पोल शू का पूछ रहा है, तो इसमें जो होगा रिलक्टेंस, फ्लक्स का जो विरोध करता है ना, यानी फ्लक्स का जो विरोध करेगा उसे हम रिलक्टेंस कहते हैं।
जिस तरह से विद्युतीय सर्किट में करंट का विरोध करता है रेजिस्टेंस, उसी तरह से चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का विरोध करता है रिलक्टेंस। तो यहाँ ठोस पोल शू यूज करने का उद्देश्य होता है कि रिलक्टेंस को कम करना, मेन उद्देश्य होता है रिलक्टेंस को कम करना, आरएम रिलक्टेंस को कम करना। ऑप्शन ए है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, नहीं होगा। अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए भी नहीं होगा। अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए भी नहीं होगा। चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रिलक्टेंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 14। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? डीसी मशीन में दो टाइप के योक बनाए जाते हैं, एक तो छोटी मशीन के लिए, एक बड़ी मशीन के लिए। अगर छोटी मशीन का पूछता है तो इसका जो योक बनेगा या फ्रेम बनेगा या बॉडी बनेगी वह कास्ट आयरन की होगी, ठीक। और यदि बड़ी मशीन का कहता है, बड़ी मशीन, तो कास्ट स्टील या एनील्ड स्टील, ये दोनों की बनेगी बड़ी के लिए, बड़ी मशीन के लिए। तो यहाँ जो है ऑप्शन देख लेते हैं, कास्ट आयरन। ऑप्शन ए जो है कास्ट आयरन जो होता है वो छोटी मशीन के लिए होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ बड़ी मशीन की पूछा है। ऑप्शन बी जो है नर्म लोहा, ये भी नहीं होगा। सी जो है एल्युमिनियम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रोल्ड स्टील कहिए या कास्ट स्टील कहिए या एनील्ड स्टील कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ ऑप्शन जो है ये डी सही होगा। तो दोस्तों इसमें हम 40 क्वेश्चन यानी टोटल 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। दोस्तों यदि मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका पुनः आने वाली वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।